मान लेते हैं टक्कर यहाँ से एक मालिक्यूल जा रहा है, एक मालिक्यूल इधर आ रहा है, A2 और B2 यहाँ पे है, A2 और B2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि सटीक टक्कर एकदम से होगा। जब सटीक टक्कर होगा तो कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि मालिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोलिजन के बाद अगर मॉलिक्यूल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर दोनों की टक्कर के बाद अगर उनका सटीक टक्कर नहीं होता है, इम्परफेक्ट कोलिजन जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे परफेक्ट कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे इम्परफेक्ट, तो परफेक्ट कोलिजन में इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है दोनों की वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। ये काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। ये स्पीड के पर डिपेंड करता है। स्पीड कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, यानी वेलोसिटी कम होगा या काइनेटिक एनर्जी कम होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप देख रहे हैं कि ये इनके बीच में जरूरी ये है कि दो डिफरेंट नेचर के हैं, उनके बीच में सटीक टक्कर या परफेक्ट कोलिजन हो रहा है और परफेक्ट कोलिजन के बाद इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई या इंक्रीज हो गई, जिसको आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अब इसके बाद इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम लोग इस बात को समझेंगे। अब अगर यहाँ पे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात हम करें तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ है ये आपका वाई एक्सिस पे और ये आपका है एक्स एक्सिस पे। हम यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट या टाइम ले लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, वाई पे हमने लिया है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल A2 लिया था और B2 लिया था, तो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वाइब्रेशंस उनके बीच में होता है, रोटेट भी करते रहते हैं। तो एवरी मॉलिक्यूल पासेस ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, vibration motion, a rotational motion, a translational motion, the nuclear charge. So a type of energy, a different type of energy which are available within the molecules. So every molecule possesses a different amount of energy. So we cannot neglect these energy. So यहाँ पे क्या होगा कि आप किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कभी जीरो नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए जो A2 और B2 है हम दोनों की एनर्जी को जीरो से ऊपर दिखा रहे हैं। जब जीरो से यहाँ पे हम ऊपर दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट हैं, A2 है और आपके क्या है B2 है, जिनके बीच में रिएक्शन होना है। अब रिएक्शन के पहले क्या होगा कि दोनों आपस में टकराएंगे, अलग अलग स्पीड से टकराएंगे। इनके बीच में अगर परफेक्ट कोलिजन हो रहा है तो परफेक्ट कोलिजन की वजह से क्या होगा कि इनकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपकी जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को अगर रिएक्शन में कन्वर्ट प्रोसीड होना है या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इनके लिए एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। ये इसकी है एनर्जी बैरियर, इसको बोलेंगे एनर्जी बैरियर। अब देखिए एनर्जी बैरियर क्या है। अब देखो ये तो हो गया रिएक्टेंट की एनर्जी, इतनी एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी है और इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर इस रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी और हो जाए तो ये दोनों रिएक्शन में प्रोसीड हो जाएंगे। अगर इनकी एनर्जी इसके बराबर नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन में प्रोसीड नहीं होंगे। अगर दोनों रिएक्टेंट के टकराने के बाद परफेक्ट कोलिजन हो रहा है और टकराने के बाद उनकी टोटल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जा रहा है और इन दोनों की एनर्जी इस एनर्जी के बराबर हो जा रहा है तो रिएक्शन हो जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन हो जाता है इसको बोलते हैं परफेक्ट कोलिजन, अगर रिएक्शन नहीं होता है इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कोलिजन।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे टकराने के बाद इन दोनों की एनर्जी इस एनर्जी के बराबर हो गया तो क्या होगा, जब इस एनर्जी के बराबर हो गया तो इनकी दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी हो गई। अब इस अवस्था में जब A2 और B2 आपका यहाँ पहुंच गया, A2 B2, तो वो अपने हाईएस्ट एनर्जी में है, मैक्सिमम एनर्जी में है, और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके A2 B2 के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसको आप ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। यानी कि आपका एक A2 और एक आपका B2 ये हाईएस्ट एनर्जी में है या ट्रांजिशन स्टेट में है, या इसको हम ऐसे दिखाएंगे तो ये पुराने नए बॉन्ड बनेंगे और पुराने बॉन्ड आपके ब्रेक करेंगे। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब फिर क्या होगा, जब आपके पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए, इसके बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए प्रोडक्ट तीन तरह से आपके बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट बन सकता है ये P1 कह दें, दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है ये जिसको आप P2 बोल दें, एक प्रोडक्ट आपका बन सकता है ये जिसको आप P3 के नाम से आप जानेंगे। ये थ्री पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट का बनने का, मतलब पुराने बॉन्ड टूटने के बाद जब नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, न्यू केमिकल कंपोजिशन बनते हैं, तो आपके थ्री प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे इनकी जो एनर्जी होगा, यानी जो P1 की एनर्जी होगा वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, जो P3 की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी के बराबर है, या जो P2 की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है। समझिए, वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है आपका, सपोज कर रहे हैं कि अगर ये आपका प्रोडक्ट P1 बन रहा है, सपोज करें अगर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, P1 बन रहा है, तो देखिए P1 की जो एनर्जी है, P1 की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट के अमाउंट की जो एनर्जी है उससे कम हो गई है। कितना कम हुआ है, वो इतना कम हुआ है, इतनी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये एनर्जी कहाँ गई, ये एनर्जी रिएक्शन मीडियम में आ गई। कहाँ चली गई, रिएक्शन मीडियम में। मतलब इसमें क्या हुआ कि एनर्जी जो है आपका रिएक्शन मीडियम में आ गई, और आपका जो रिएक्शन मीडियम होता है वो हॉट हो जाता है, और इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी बात क्या है कि ये आपका P2 है। P2 में आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई है। किससे ज्यादा हो गई है, रिएक्टेंट से ज्यादा हो गई है, यानी कि इतनी ऊर्जा बढ़ गई है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी कहाँ से आई, तो रिएक्शन मीडियम से आई। तो रिएक्शन मीडियम से एनर्जी कहाँ चली गई, प्रोडक्ट के पास चली गई। और प्रोडक्ट क्या हो गया, रिएक्शन मीडियम, इसमें क्या हो गया कि जो एनर्जी है वो कहाँ से चला गया, मतलब एनर्जी आपका प्रोडक्ट के पास चला गया, कहाँ चला गया, रिएक्शन मीडियम चला गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, रिएक्शन मीडियम कोल्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी बात, अगर हम P3 की बात करें प्रोडक्ट की, तो P3 जो आपका प्रोडक्ट है इसमें देख रहे हैं इसके एनर्जी में और रिएक्टिव एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है। रिएक्शन मीडियम की जो एनर्जी थी वो एनर्जी बाद में भी है, और जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी वही बाद में प्रोडक्ट की भी एनर्जी की इक्वल है। इसलिए इसको आप बोलते हैं नो थर्मिक रिएक्शन। इसको बोलेंगे नो थर्मिक रिएक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है कि आपके A2 और B2 आपके दो रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है तो उस समय ये इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बैरियर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब एनर्जी बैरियर के इक्वल हो जाता है, यानी कि इतनी अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर इतनी एनर्जी इस रिएक्टेंट के पास और हो जाए तो ये रिएक्शन में प्रोसीड हो जाएंगे, यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है इस रिएक्टेंट के लिए। इसलिए ऐसी एनर्जी को आप लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी आपकी होगी वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वह हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड by the reactant to proceed in the chemical reaction by the any reactant molecule।